नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नस इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द मैग्नस इफेक्ट? डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट। सो इसमें डायनेमिक लिफ्ट हो रही है ड्यू टू द स्पिनिंग। अब इसे हम लोग समझते हैं कैसे हो रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास में एक स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेयर ले लेते हैं हम लोग, करेक्ट। एक बॉल ले लेते हैं, तो ये बॉल हो गई। और लेट्स सपोज ये बॉल कुछ v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम भी रही है, और ये बॉल अभी हवा में है, करेक्ट। ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी। अब इसमें हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, ये हमने रोटेशन में पढ़ा हुआ है, करेक्ट। अगर ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे तो वो होगी v प्लस ओमेगा आर। ये जो बॉल है इसकी रेडियस है r, करेक्ट। सो v प्लस ओमेगा आर वेलोसिटी हो जाएगी अपर पॉइंट की। एंड अगर लोअर पॉइंट को देखा जाए तो वेलोसिटी होगी हमारी v माइनस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है v प्लस ओमेगा आर, जो बॉटम पॉइंट है उसकी वेलोसिटी है v माइनस ओमेगा आर। अब यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है, वेलोसिटी का डिफरेंस है यहाँ पर अपर एंड लोअर पॉइंट पर। सो अगर वेलोसिटी यहाँ पर देखी जाए, जो अपर पॉइंट है v है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और नीचे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये हमें रोटेशन में हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर वेलोसिटी में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल, अगर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर टॉप पॉइंट पे कम होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो प्रेशर एनर्जी कम होनी चाहिए, इसलिए प्रेशर कम होगा और नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है, नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। अब प्रेशर डिफरेंस आ गया क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंस है, यहाँ पर बॉल स्पिन कर रही है, इस वजह से वेलोसिटी का डिफरेंस आया है। एंड इसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस है, और इसकी वजह से अब यहाँ पर एक फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, एक फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, एंड जिसे हमने लिफ्ट बोला है। सो डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू द स्पिनिंग इज कॉल्ड द मैग्नस इफेक्ट। तो ये जो लिफ्टिंग होगी, ये जो फोर्स लगा है ड्यू टू द स्पिनिंग, दैट इज नॉन एज द मैग्नस इफेक्ट। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है मैग्नस इफेक्ट? जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच में देखें तो जो स्पिनर बॉलर होते हैं वो हवा में बॉल को टर्न कराते हैं, जब वो बॉल को रोटेट कराएंगे, सो ड्यू टू द स्पिनिंग, जो प्रेशर डिफरेंस होगा बॉल के दोनों तरफ, उसकी तरफ से बॉल में एक फोर्स लगेगा। तो बॉल में जो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से बॉल जो हमारी है वो हवा में ही टर्न कर जाएगी, करेक्ट। तो स्पिनर जो बॉल होते हैं, बॉल को स्पिन करवाते हैं तो वो हवा में ही टर्न करती है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मैग्नस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ये हमारा डायनेमिक लिफ्ट की वजह से हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं फुटबॉल में, फुटबॉल में भी देख सकते हैं हम लोग, करेक्ट। तो मान लो ये हमारा गोल है, तो ये गोल है, और यहाँ पर गोलकीपर है, खड़ा हुआ है रोकने के लिए बॉल को। और यहाँ पर मान लो प्लेयर है, प्लेयर के पास में बॉल है, और ये प्लेयर इस बॉल को, यहाँ पर प्लेयर है, करेक्ट, ये बॉल को हिट करेगा, और बॉल को हिट करके ये गोल में फेंकना चाहता है। अब अगर इस बॉल को, है ना, कि ये गोल करना चाहता है, और अगर इसे मैग्नेस इफेक्ट पता है, तो ये क्या करेगा, बॉल को सेंटर में ना थ्रो करते हो, क्योंकि अगर हम सेंटर में हिट करेंगे बॉल को तो वो लीनियर मोशन करेगी, करेक्ट। अगर फोर्स को हम सेंटर पे अप्लाई करेंगे तो वो लीनियर मोशन करेगी। और अगर इस बॉल पर हम सेंटर में ना मारते हुए साइड में किक करेंगे तो बॉल रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, जिससे स्पिनिंग आ जाएगा। अब बॉल स्पिनिंग कर रही है, इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा इसमें। तो फोर्स लगेगा, अब ये बॉल हवा में है, करेक्ट। तो फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से ये बॉल एक कर्व बनाएगी, हवा में ये कर्व बना लेगी। तो लगेगा बॉल बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन ड्यू टू द फोर्स ये बॉल कर्व बनाते हुए सीधी गोल में जाएगी। तो ऐसा आपने इफेक्ट देखने को देखा होगा। तो कई जो प्लेयर रहते हैं, करेक्ट,
यहाँ पर बॉल को साइड में किक करते हैं, बॉल को रोटेट करवा के इस मैग्नेस इफेक्ट की इफेक्ट से हवा में ही बॉल को कर्व बनाते हैं, करेक्ट। और इसे ही हम लोग बोलते हैं डायनेमिक लिफ्टिंग या फिर बोले मैग्नेस इफेक्ट, करेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Now we will discuss about the venturimeter, a lab device that is used to measure the flow speed of incompressible fluid. Correct. So venturimeter का यूज हम लोग क्या करते हैं? इस वेंचुरीमीटर का यूज हम लोग फ्लो की स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं। एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो इसमें हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल का ही यूज करेंगे वेलोसिटी मेजर करने के लिए एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये है वेंचुरीमीटर, करेक्ट। यहाँ पर वेरिंग क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट। और ये है हमारा ग्राउंड। तो इस ग्राउंड से इस वेंचुरीमीटर को कुछ एच हाइट पर रखा गया है। ऑलराइट, अब यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A1। ये जो बड़ा क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है वो है A1। और यहाँ पर जो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A2, करेक्ट। यहाँ पर जो 1 पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2, P1 एंड P2। सो प्रेशर एट द 1 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस H हाइट तक फ्लूइड गया हुआ है। यहाँ पर ये लिक्विड देख रहे हो आप, H1 हाइट तक है, P1 पे प्रेशर लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? P नॉट प्लस रो जी H1। सिमिलरली प्रेशर एट द सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा जा सकता है P नॉट प्लस रो जी H2, करेक्ट। अगर मैं लिखूं यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 पॉइंट, सो लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H1 माइनस H2। सो दिस इज अ प्रेशर डिफरेंस, करेक्ट। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। एंड देन उसके बाद में अब हम लोग अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी को बैलेंस करते हैं बिटवीन द 1 एंड 2 पॉइंट। सो यहाँ पर लिखा जा सकता है P1, करेक्ट। प्रेशर एट द 1 पॉइंट लिख सकते हैं P1। देन उसके बाद में हाफ रो V1 स्क्वायर एंड इसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो है H। ऐसे सेकंड पॉइंट पर यहां पर अगर प्रेशर लिखेंगे तो P2 प्लस हाफ P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, करेक्ट, प्लस H। इसकी भी हाइट H है। So now what we can do it here, H and H will get cancel out and हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट यहाँ पर कर रहे हैं कि ये V1 कितना होना चाहिए। So this thing we are finding here. So let's see what we will get. यहाँ पर P1 माइनस P2 को लिखा जा सकता है हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। So P1 माइनस P2, what is the P1 माइनस P2? ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, रो जी H1 माइनस H2। यहाँ पर रखेंगे रो जी H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ रो। अब उसके बाद में यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, कंटिन्यूटी अप्लाई करके V1 और V2 के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा, सही है। सो यहाँ से V2 इक्वल टू कितना मिलेगा? A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। ये वैल्यू को इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। सो मैं यहाँ पर V2 स्क्वायर को लिख सकता हूँ A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, करेक्ट। सो इसके बाद में रो से रो को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 इधर जाएगा तो 2G H1 माइनस H2 हो जाएगा, करेक्ट। एंड V1 स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 2G H1 माइनस H2 इक्वल टू V1 स्क्वायर एंड A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर V1 स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? V1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 2GH, करेक्ट, 2GH और 2GH1 माइनस H2, H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय
ये जो आपको दिखाई दे रहा है a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमें मिल रहा है। सो यहाँ से v1 मिल जाएगा 2g h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आप अंडर रूट साइन भी लगा देंगे। सो दिस इज व्हाट इज द v1। तो इस तरीके से आपको v1 मिल जाएगा। तो ये जो v1 आपको मिला है, ये वेलोसिटी कहाँ की है, ये वेलोसिटी है यहाँ पर। इस तरीके से आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इन स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, कि हम बर्नौली भी अप्लाई कर रहे हैं। करेक्ट, तो बर्नौली वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पे बेस्ड, वेंचुरीमीटर पर किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द लार्ज आर्टरी ऑफ द anesthetized डॉग इज डाइवर्टेड through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that the artery A equal to 8 mm square. The narrow part has an area A equal to 4 mm square. The pressure drop in artery is 24 Pascal. What is the speed of the blood in the artery? So density of the blood is 1.06 into 10 raised to 3 kg per meter cube. So let's see it everyone how we can do it this question. So सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर तो कुछ ऐसे ही बनेगा हमारा। करेक्ट, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। चलो ये फिगर आ गया। करेक्ट, अब इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। अब पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ये H1 और H2 तो सेम ही होंगे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। करेक्ट, और फिर उसके बाद में हम एनर्जी बैलेंस कर देते हैं वंचुरी अप्लाई करके। तो यहाँ पर प्रेशर हो गया P1। करेक्ट, P1। फिर उसके बाद में प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। करेक्ट, सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर डिफरेंस भी गिवन है कि प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है। सो वी हैव हियर P1 माइनस P2, तो जगह हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। करेक्ट, सो P1 माइनस P2 कितना होगा, होगा 24 पास्कल इक्वल टू हाफ रो इक्वल टू कितना होगा, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द ब्लड है एंड इट इज 1.06 into 10 raised to 3 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है V1 फाइंड आउट। करेक्ट, सो दोबारा से वही काम है ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो यहाँ पर जो V2 की वैल्यू हो जाएगी A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करें, V2 आ गया, A1 कितना दिया हुआ है, द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 8 mm स्क्वायर, और नैरो पार्ट का जो एरिया दिया है 4 mm स्क्वायर है। तो क्या मैं इसे A1 है वाइडर, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो क्या मैं इसे लिख लूँ 8 डिवाइडेड बाई 4, और V1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसे एज इट इज ले लेते हैं V1। करेक्ट, यही हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सो हमें रिलेशन मिल गया V2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2V1। correct, so V2 equal to what we have, it is 2V1. Now we will put here, so this is 2V1 square minus V1 square. So 24 into 2 करेंगे, it is 48. 1.06 into 10 raised to 3. Correct, so it is 4V1 square minus V1 square. So 48 equal to 1.06 into 10 raised to 3. So this is 3V1 square. Correct, V1 मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो अप्रोक्स हमें कुछ V1 की वैल्यू मिल जाएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Now we will discuss about the viscosity. So what is the viscosity?
internal friction between the fluid layer in the motion is known as the viscosity. So it is what? It is the internal friction between the fluid layer, correct? So जब fluid flow कर रहा होता है, जैसे let's suppose यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये है हमारा ग्राउंड, राइट, एंड इस ग्राउंड पर वाटर फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। सो उस लिक्विड के साथ में क्या होगा? जो उसकी फर्स्ट लेयर होगी वो तो स्टिक ही कर जाएगी सरफेस के साथ में, करेक्ट। जब फ्लूइड फ्लो करेगा सरफेस पर तो फर्स्ट लेयर जो होगी उसकी स्टिक कर जाएगी, तो जो सरफेस की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, करेक्ट। तो वेलोसिटी जो सबसे बॉटम वाली लेयर है फ्लूइड की उसकी ऑलवेज 0 होगी, क्योंकि वो स्टिक कर जाएगी उसके साथ में, उस पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जब वो फ्लो कर रहा है तो जो फोर्स लग रहा है वो पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर, करेक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है विस्कस फोर्स, तो उस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो 0 देखने को मिलेगी। अब जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स, करेक्ट। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इज व्हाट इज द फोर्स बाय एरिया, करेक्ट। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया शियर स्ट्रेस हो गया। और यहाँ पर जो फोर्स दिख रहा है दिस इज द विस्कस फोर्स, और ये इक्वल होगा हमारा ईटा ए वी डिवाइडेड बाय वाई। तो यहाँ पर जो आपको ईटा दिख रहा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड के लिए ये जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ए हो गया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, वी हो गई यहाँ पर वेलोसिटी, एंड वाई हो गई यहाँ पर थिकनेस, करेक्ट। तो ये लेयर हो गई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे थिकनेस बढ़ेगी, वाई की वैल्यू बढ़ेगी, और जब वाई बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। ये फर्स्ट लेयर तो स्टिक कर गई, करेक्ट। अब जैसे ऊपर जाओगे तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, करेक्ट, कम फोर्स लगेगा बिटवीन द लेयर्स, कम लगेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर की 0 है, एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाओगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, फिर धीमे धीमे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर एक टाइम बाद वो कांस्टेंट भी हो जाएगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, अब फिर वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब सेम थिंग अगर एक पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा था तो क्या होती है? मान लो कि एक पाइप है और उस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस टाइप से, उसका डायग्राम कैसे बनेगा? वेलोसिटी वर्सेस डायमीटर ऑफ द पाइप। तो जो सेंटर होगा उधर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी देखने को मिलेगी, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होंगे यहाँ पर वेलोसिटी 0 देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 देखने को मिलेगी। तो जैसे सेंटर से दूर जाएंगे, करेक्ट, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंड यहाँ पर वेलोसिटी आपको 0 देखने को मिलेगी, राइट। तो ये देखने को आपको मिलेगा। इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? पाइप है। जब पाइप में से फ्लूइड करेगा फ्लो, इस तरीके का उसका वेलोसिटी वर्सेस, करेक्ट, डायमीटर ऑफ द पाइप डायग्राम बनेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 0 और सेंटर में मैक्सिमम। अगर स्ट्रेस की बात की जाए, जैसे सरफेस पर फ्लो कर रहा था तो स्ट्रेस कैसे डायग्राम बना सकते हैं हम लोग? स्ट्रेस का डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसे, आपने देखा, करेक्ट, बॉटम पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा है तभी तो वेलोसिटी 0 थी, जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे कम होता जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 भी हो जाएगा, और इसमें बनाओगे तो के जैसा देखने को मिलेगा आपको, करेक्ट। यहाँ पर आपको के देखने को मिलेगा, यहाँ पर 0 सेस, और यहाँ पर मैक्सिमम। इस तरीके का हमारा डायग्राम बनेगा, करेक्ट। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस और यहाँ पर 0 स्ट्रेस, और वी कैन से दैट मिनिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम बॉटम पर रहेगा और मिनिमम हमें टॉप सरफेस पर देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है जो विस्कस फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सरफेस, जितना ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा. Viscous force is directly proportional to the velocity and viscous force is inversely proportional to the y. करेक्ट. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं. तो यूनिट क्या होगी यहाँ पर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड. करेक्ट. और उसके बाद में इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट क्या होगी, पॉइस डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सीजीएस यूनिट या तो पॉइस होगी या फिर डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी. 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड हो जाएगा. करेक्ट. तो ये रिलेशन हो गई हमारी सीजीएस एंड एसआई में. अगर हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस को एसआई में तो हम 1 पॉइंट इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड लिखेंगे. तो ये भी कन्वर्जन आपको याद रखना है. तो एसआई में हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड. सीजीएस में हो जाएगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर आपको सीजीएस को, क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में जो यूनिट यूज करते हैं वो सीजीएस करते हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी उसे कन्वर्ट करने की. सो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर. So क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास 20 kg स्लाइड ऑन द इंक्लाइन प्लेन lubricated with the oil of viscosity H equal to 10 raised to -1 points. Correct. So coefficient of viscosity हमें given है and it is 10 raised to -1 points with velocity 10 meter per second. Find out the thickness of the layer of the fluid. So हमें यहाँ पर थिकनेस फाइंड आउट करनी है. अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, जो विस्कस फोर्स होता है वो क्या होता है, ईटा ए वी बाई वाई. अभी अभी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था. करेक्ट. डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा यहाँ पर. ये हो जाएगा mg साइन थीटा और ये एक्सीलरेट करेगा इस डायरेक्शन में. करेक्ट. सो mg साइन थीटा और ये एक्सेलेरेशन है ए इस डायरेक्शन में. फिर उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लूइड की लेयर है तो विस्कस फोर्स भी लग रहा होगा. तो देखो इस पर विस्कस फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में और mg sin थीटा नीचे की तरफ. अब क्वेश्चन में बोला गया है कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड. जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है. अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब आ सकता है, ये बताओ. कांस्टेंट वेलोसिटी से कब आएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा इसका, है, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है. और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब नेट फोर्स उस पर जीरो लग रहा होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा. उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए. अब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं अलोंग द प्लेन, जिसको एक्सीलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे, बट वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो होगा. यहाँ पर जो mg साइन थीटा है वो इक्वल होना चाहिए हमारा विस्कस फोर्स के. तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स एंड ये इसके बराबर होना चाहिए. सो मतलब हमें विस्कस फोर्स मिल चुका है. अब इस Fv की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे mg साइन थीटा इक्वल टू ईटा ए वी बाय वाई. अब सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. हमें फाइंड आउट क्या करना था, y. करेक्ट, y हमें फाइंड आउट करना है. सो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं ईटा ए वी बाय mg sin theta. So now we will put all the values. So what is the eta here? ये 10⁻⁻1 twice है, इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 10⁻². करेक्ट. क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो साइड लेंथ a है, a इंटू a करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी की बात करें, सो व्हाट इज द वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय मास एंड मास इज 20, g is 10 एंड साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो साइन 30 हो जाएगा 1/2. सो ये हमारा 10 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल आउट. करेक्ट. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ m. मीटर है और mm में कन्वर्ट करेंगे तो 4 mm हो जाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. करेक्ट. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The speed of the water in the river is 18 km per hour near the surface. If the river is 5 meter deep, then find the steering stress between the horizontal layer of the water. The coefficient of viscosity of the water is 10 raised to minus 2 points. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, करेक्ट। तो देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर देखें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में वेलोसिटी है ना, स्पीड ऑफ द वाटर इन द रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर। सो एक तो ये गिवन हो गया। दूसरा, इफ द रिवर इज डीप 5 मीटर, सो मतलब हमें वाई गिवन हो गया, ये थिकनेस 5 मीटर। फिर उसके बाद में स्टीयरिंग स्ट्रेस हमसे पूछा गया मतलब टाउ, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा में गिवन है, इट इज 10 रेज़ टू माइनस 2 ट्वाइस। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब सिंपल सा फॉर्मूला हमें लगाना है, करेक्ट। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा v बाय y। तो यहां से आप रखोगे, सारी वैल्यू निकालोगे, आपको फाइंड आउट करना है शेयर स्ट्रेस, तो इसमें रखकर और सॉल्व आपको करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ईटा आपको गिवन है, करेक्ट, v आपको गिवन है, y आपको गिवन है। सो इस फॉर्मूले में रख के यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Now we will discuss about the Reynolds number. So what is the Reynolds number? A dimensionless parameter whose value gives an idea of the whether the flow would be turbulent और स्ट्रीमलाइन लेमिनार, करेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो सेम थिंग है। तो इस रेनॉल्ड नंबर से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो किस नेचर का है, वो टर्बुलेंट है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, करेक्ट। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में इनर्शियल फोर्स बाय द विस्कस फोर्स, इन दोनों का रेशियो है रेनॉल्ड नंबर, एंड जिसका फॉर्मूला है रो वी डी बाय ईटा, वेयर ईटा यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि लेट सपोज हमारे पास में एक टैप है, करेक्ट। टैप सभी ने ओपन किया होगा, है ना। तो एक टैप है, करेक्ट। टैप में से वाटर फ्लो कर रहा है। आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा, जब आप टैप को ओपन करते हो, जब आप थोड़ा सा टैप को ओपन करोगे तो जो वाटर उसमें से आ रहा होता है वो क्रिस्टल क्लियर आएगा, ठीक है। आपको टैप को ओपन करना है, थोड़ा सा टैप को ओपन करना है, थोड़ा सा टैप ओपन करोगे तो जो वाटर होगा वो क्रिस्टल क्लियर होगा। अब जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा टैप ओपन करोगे तो वैसे वैसे जो फ्लूइड होगा वो टर्बुलेंट बनता जाएगा, करेक्ट। तो जब टैप को हमने थोड़ा सा कम ओपन किया था तो जो रेनॉल्ड नंबर था वो कम था, करेक्ट। तो रेनॉल्ड नंबर कम था, तो जो रेनॉल्ड नंबर कम था और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 1000 होती है तो जो फ्लूइड होता है वो लेमिनार या स्ट्रीमलाइन होता है, करेक्ट। तो जब आपने टैप को ओपन किया तो रेनॉल्ड नंबर कम था तो फ्लो हमारा लेमिनार था, और लेमिनार फ्लो को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा वो फ्लूइड। तो आप जब टैप को थोड़ा सा ओपन करते हो तो जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको टैप को ओपन करना है, बढ़ाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अब जो फ्लो था पहले क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था वो क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस टाइम पर जो फ्लूइड हो चुका है वो टर्बुलेंट हो चुका है। तो जब भी फ्लूइड टर्बुलेंट होगा तो वो क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं देगा, करेक्ट। और उसका जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो ग्रेटर देन 2000 होगा। तो यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, करेक्ट। रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड आल्सो। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेनॉल्ड नंबर भी बढ़ जाएगा। रेनॉल्ड नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप भी होगा, करेक्ट। कि डायमीटर क्या है, अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, एंड रेनॉल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इन सभी पैरामीटर्स पे हमारा रेनॉल्ड नंबर डिपेंड करता है, और इससे हमें ये पता चलता है, ये आइडिया मिलता है कि फ्लो किस टाइप का होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम द पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर, द रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो ऑफ द ऑर्डर given the density of the water is 1000 kg per meter cube, coefficient of viscosity of water is 1 millipascal second। So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है। हमारे पास में डिस्चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है, और वो है 100 लीटर, करेक्ट, 100 लीटर पर मिनट, मिनट में गिवन है। तो इट इज नॉट एसआई यूनिट, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 10⁻60 से कर देंगे हम लोग, करेक्ट। तो
10⁻³ डिवाइडेड 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 100 है वो हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको क्लियर है सभी को? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 लीटर के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। अगर नहीं पता तो इसको याद रखो। ये कन्वर्जन हो गया, अब एसआई में कन्वर्ट हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? रेनॉल्ड नंबर और उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या पड़ा है? रो वी डी बाई म्यू। सही है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला रो वी डी बाई म्यू पड़ा हुआ है। अब इसमें सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसमें वेलोसिटी भी चाहिए लेकिन हमें डिस्चार्ज गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से V मिल जाएगा और V इक्वल टू मिलेगा Q बाई ए। सो Q बाई ए, सो व्हाट इज द Q हियर? अब हमें Q भी पता करना पड़ेगा और Q है हमारे पास में, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल आउट भी कर दो तो यह 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻³ करेक्ट। तो ये हो रहा है 10⁻⁻3। ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई? V की वैल्यू हो गई। नहीं, ये वैल्यू Q की है, ठीक है। फिर उसके बाद ए कितना है? पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द पाइप 5 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर करेक्ट। सो आप इसको लिख सकते हो 10⁻² divided by 6 divided by pi, and what is the radius of the pipe? It is the 5 centimeter, so it is 5 into 10⁻² का square correct. This is the velocity of the pipe, the velocity of the flow. अब क्या करना है? इसमें सारी वैल्यू रखना स्टार्ट करो। आपको सब चीजें मिल चुकी है, वेलोसिटी मिल गई करेक्ट, बस कैलकुलेशन बाकी है। डेंसिटी है 1000 तो आप इसे 10⁻³ लिख सकते हो। फिर उसके बाद में 10⁻² और ये हो जाएगा 6 इंटू पाई और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 करेक्ट। डायमीटर ऑफ द पाइप की बात करें तो वो कितना है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर उसका डबल होगा। तो क्या हम इसे 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 10 इंटू 10⁻² होगा। इसे एसआई में भी कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और वो कितना गिवन है हमें? पॉइंट्स में गिवन है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पॉइंट्स में नहीं, 1 मिली पास्कल सेकेंड है। अब मिली को कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जगह 10⁻³ पास्कल सेकेंड। नाउ हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा इसमें 10⁻⁴ अप्रॉक्स जो ऑर्डर मिलेगा इसका पावर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Now we will discuss about the Stokes law. So Stokes law describes the frictional force acting on the spherical object moving through the viscous fluid, correct? तो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर विस्कस फ्लूइड में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, ये चीज हम लोग स्टोक्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ जो फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एंड वेलोसिटी एंड द विस्कोसिटी, करेक्ट। तो जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा, है ना। और ये स्फेरिकल बॉडी के लिए ही डिफाइन किया गया है। जैसे आपके पास क्यूबॉइड या क्यूब है उसके लिए आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट ये हमारा ओनली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और रेनॉल्ड नंबर की भी हमने बात की थी, तो रेनॉल्ड नंबर भी लो होना चाहिए, करेक्ट। अगर रेनॉल्ड नंबर हाई है तब भी हम स्टोक्स लॉ का यूज नहीं कर सकते। तो रेनॉल्ड नंबर कम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट हमारा स्फेरिकल होगा, देन ओनली दिस स्टोक्स लॉ विल वर्क, करेक्ट। तो जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, it is directly proportional to the velocity and it is directly proportional to the viscosity, correct। तो अगर तीनों को हम कंबाइन करें तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, करेक्ट। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी। तो ये आपको याद रखना है, ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, करेक्ट। और ये हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमें एक ट्यूब दिखाई दे रही है। इस ट्यूब में अगर इस स्फेरिकल बॉल को अगर डालते हैं, करेक्ट, तो इस बॉल पर हमारे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा, और ये फ्लूइड के अंदर है तो डेफिनेटली बाउंसी और विस्कस दोनों लगेंगे। तो एफ भी यहाँ पर डिनोट करता है बाउंसी फोर्स, एफ भी यहाँ पर विस्कस फोर्स। तो ये सारे फोर्स इस पर लगेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इट इज रिलेटेड विद द स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, करेक्ट।
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना होगा, अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब हमारा स्फीयर अटेन कर लेगा, वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें एक ट्यूब लेनी है, करेक्ट, उस ट्यूब में लिक्विड फिल करना है एंड जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρl। उसमें एक बॉल हमें डालनी है ऊपर से ट्यूब के अंदर, यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करेंगे, करेक्ट, और उसको ऑब्जर्व करना है। तो बॉल लेट सपोज हमने यहाँ से डाली इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, और यहाँ से हमें उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है, करेक्ट। तो जब हम स्टार्टिंग में उस पर डालेंगे तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, करेक्ट। और हमें पता है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी 0 तो विस्कस फोर्स 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो स्टार्टिंग में जो विस्कस फोर्स इस पर लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, वो 0 लगेगा। तब इस पर ऊपर की तरफ बाउंसी फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, करेक्ट। तो उस टाइम पर इस पर दो फोर्स लग रहे हैं और विस्कस फोर्स 0 है यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी बाउंसी फोर्स, और विस्कस फोर्स तो 0 ही है स्टार्टिंग में। तो ये जो बॉल है वो नीचे की तरफ एसिलेट करेगी, इसका एसिलेशन होगा, एसिलेशन होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, करेक्ट। तो अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो ये बॉडी एसिलेट कर रही है, करेक्ट। एसिलेट इज नॉट इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, करेक्ट, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, करेक्ट। तो स्टार्टिंग में विस्कस फोर्स बढ़ेगा, अब ये वेलोसिटी अचीव करेगी। तो लेट सपोज क्या हो रहा है यहाँ पर, अब विस्कस फोर्स भी आ चुका है, ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, और ऊपर की तरफ बाउंसी भी लग रहा है अभी। तो कुछ टाइम बाद विस्कस भी है, बाउंसी भी है और ग्रेविटेशनल भी है। अब विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी है, करेक्ट। अब धीमे धीमे विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और जो बाउंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, वो तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। मतलब नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस और बाउंसी फोर्स का समेशन इक्वल होगा। तो अगर ऐसा होगा तो नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी अब चेंज नहीं करेगी। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी बोला हुआ है। तो यही हमारी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और ये स्टार्टिंग में अचीव नहीं करेगा, आफ्टर सम टाइम ये जो बॉल हमने लिक्विड के अंदर डाली हुई है वो अचीव कर लेगी, करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अचीव करने में। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर बॉल है, बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स, बाउंसी फोर्स, एंड नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, करेक्ट। अभी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा जब टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ वी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है। सो व्हाट इज द एफ बी हियर, व्हाट इज द बाउंसी फोर्स, तो व्हाट इज द एफ बी हियर, एफ बी यहाँ पर क्या है, विस्कस फोर्स है। तो विस्कस फोर्स हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर बी। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी। अब बाउंसी फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी, करेक्ट, ये लिखा जा सकता है, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये बाउंसी फोर्स हो गया इज इक्वल टू एम जी। एम यहाँ पर क्या है, मास है। तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मास को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, करेक्ट, इनटू जी। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, मास ऑफ द बॉडी, करेक्ट, इनटू जी। यहाँ पर ये भी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है तो इसे वी भी लिख लेते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जो वॉल्यूम है, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो इसकी रेडियस अगर आर करें तो वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 6 पाई ईटा आर वी प्लस रो एफ, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, और रेडियस है आर तो 4/3 पाई आर क्यूब जी, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट, एंड जी, ये लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर देखो एक आर और ये स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ पाई कैंसिल आउट हो रहा है, पाई को कैंसिल आउट कर दो
और कुछ इसके अलावा कैंसिल आउट हो रहा है उसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v। अब यहाँ पर ये जो आपको v दिख रहा है, दिस इज व्हाट दिस टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं इसमें vt भी लिख सकता हूँ। तो देखो vt इक्वल टू क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लेके जाते हैं तो रो बी 4/3 आर स्क्वायर जी माइनस रो एफ 4/3 आर स्क्वायर जी, और ये जो 6 ईटा, तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसमें से हमें क्या करना है, 4/3 को कॉमन लेना है, आर स्क्वायर को कॉमन लेना है और जी को लेना है। तो 4/3 आर स्क्वायर जी रो बी और रो एफ डिवाइडेड बाय 6 ईटा। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 4/3 4 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 3 6 ईटा और रो बी माइनस रो एफ, ये लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा बीटी। अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ तक तो सब कुछ आ ही चुका है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये 2/9 हो रहा है, और बाकी तो कुछ भी कैंसिल आउट अब नहीं हो रहा है। तो 2 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना बच रहा है हमारा 3, सो ये हो जाएगा 9 ईटा रो बी माइनस रो एफ। सो ये हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जो कि हमें याद रखना है। करेक्ट, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप इसमें क्या देखोगे, जब ट्यूब में आप बॉल को डाल रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे आप ऑब्जर्व करोगे स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वो बढ़ेगी। करेक्ट, बढ़ेगी क्योंकि अभी एसिलेट कर रही है, तो स्टार्टिंग में बढ़ेगी, फिर कुछ टाइम बाद जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि विस्कस फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा विस्कस फोर्स बाउंसी फोर्स का समेशन ग्रेविटेशनल के बराबर होगा, तब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एसिलेशन जीरो हो जाएगा और बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगी, और उसी वेलोसिटी को हमने टर्मिनल वेलोसिटी बोला हुआ है, जब बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। The velocity of the small ball of mass m density d when dropped in the container filled with the glycerin become constant after some time. If the density of the glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball will be. तो इस क्वेश्चन में हमें viscous force पूछा गया है, कितना होना चाहिए बॉल पर। So he is asking what is the viscous force, correct? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी बॉल ने कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर ली है, तो नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। करेक्ट, एसिलेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तभी ऐसा पॉसिबल। तो नेट फोर्स जीरो है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ऊपर डायरेक्शन में विस्कस फोर्स ऑफ बाउंसी लग रहा है। करेक्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। करेक्ट, सो विस्कस फोर्स हो जाएगा यहाँ पर एम जी माइनस एफ बी। करेक्ट, अब इसके बाद में क्या करें, देखो इसके बाद में क्या करो, अब बाउंसी फोर्स क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। तो बाउंसी फोर्स हो जाएगा रो एफ बी बी जी। अब इसके बाद में क्या करें, देखो अगर एक बॉल है, हमें उस बॉल की डेंसिटी दी गई है यहाँ पर डी, और मास ऑफ द बॉल गिवन है कैपिटल एम, तो मुझे पता डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है, क्या मैं उसको मास ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द बॉडी लिख सकता हूँ। तो मास ऑफ द बॉडी m है, करेक्ट, एंड डेंसिटी d है, तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू m/d। तो यही काम करते हैं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा mg माइनस, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कितनी है d/2, तो d/2 रख देंगे यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाएगा m/d इंटू जी, डी से डी कैंसिल आउट, सो mg/2 और ये mg, सो ये हो जाएगा mg/2। दिस इज व्हाट दिस इज द विस्कस फोर्स, और करेक्ट आंसर क्या होगा mg/2। बोलो क्लियर है, तो ये होगा हमारा विस्कस फोर्स जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी।